चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन के तहत हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। और एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो पैटर्न है बीपीएससी का जो टीआरई के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर का, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकाले गए। ठीक है, तो उन टॉपिकों को मैं कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और ये अभी आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, लगातार अभी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है सारे जो है ऑब्जेक्टिव सेशन में अभी अब लगातार एग्ज़ाम तक आपका लेता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिएगा। और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़ जाइए। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी अब नए सिरे से जो है आपका एचएम का और प्लस जो भी आपका टीआरई 4.0 का है वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी थ्योरी हमने आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर रखा है। अब आपका जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सेशन जो एनसीईआरटी आधारित है वो मैं करवाऊँगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आप पढ़िएगा तो आपको 9th या 10th के एनसीईआरटी में आपको दिखेगा कि विभेद, चाहे वो सामाजिक विभेद हो चाहे राजनीतिक विभेद हो, कहीं ना कहीं कोई भी विभेद जो होता है वो आपके कह सकते हैं कि आपके जन्म से ही शुरुआत हो जाता है। जब आप जन्म लेते हैं तो उसी समय में आप जिस वर्ग में जन्म लेते हैं, हो सकता है वो जातिगत रूप से दलित हो या अपर कास्ट का हो, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपको विभेद स्टार्ट हो जाता है। आगे चल करके कई तरह का विभेद आपको समाज में देखने को मिलता है, जैसे लैंगिक आधार पे महिला पुरुष में भी विभेद होता है। कई बार क्या होता है गोरे काले के बीच में भी विभेद होता है। तो विभेद मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि अंतर, दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ये जो विभेद का आधार कई हो सकते हैं, जातिगत आधार हो सकता है, धार्मिक आधार हो सकता है, लैंगिक आधार होता है। और यही विभेद जो आपका सामाजिक विभेद है, जो आप जन्म के साथ ही शुरुआत हो जाता है, तो आगे चल करके वही राजनीतिक विभेद में बदल जाता है और फिर देश का भी खंडन हो जाता है। अगर भारत पाकिस्तान की बात कीजिएगा तो वहाँ पर भी सामाजिक विभेद, जो धार्मिक विभेद था, आगे चल करके दो देश का निर्माण कर दिया। तो ऐसा संभव है। तो लोकतंत्र में जो है विभेद, समाज विभेद, ये आपको देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं गुण भी है लोकतंत्र का। ठीक है, तो ये चैप्टर का मेन थीम यही है कि जो सामाजिक विभेद है वही आगे चल करके राजनीतिक विभेद में बदल जाता है। तो हमें सामाजिक विभेद को राजनीतिक विभेद में नहीं बदलना है और समाज का विभाजन नहीं करना है। तो सामाजिक विभेद जब तक है, अगर उसको मिला जुला करके चल रहे हैं, तब तक वो लोकतंत्र में वो सही है। लेकिन जब हम उसके आधार पे राजनीतिक विभेद कर देते हैं और फिर आगे चल करके अगर हम बंटवारा कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से अगर पता होगा तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। श्रीलंका में, बेल्जियम में, यूगोस्लाविया में एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, कोई व्यक्ति बता सकते हैं? नहीं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। ठीक है, अब देखिए यूगोस्लाविया क्यों होगा। तो देखिए, कहिएगा यूगोस्लाविया क्या है, तो एक देश है, 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आगे चल करके जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जाति धर्म के आधार पर इस देश में विभेद हो जाता है। और जब मित्र राष्ट्र इसको जीतते हैं, इस क्षेत्र को, तो आपस में बांट भी लेते हैं। तो 6 भागों में यूगोस्लाविया बांट दिया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है खरबूजे की तरह इसको बांटा जाता है। तो किस देश को सामाजिक विभेद के कारण, चूँकि वहाँ पर सामाजिक, धार्मिक और कह सकते हैं कि वहाँ पर जातिगत आधार पर यहाँ के लोगों को क्या होता है कि आपस में, जैसे भारत पाकिस्तान क्या है, तो भारत पाकिस्तान भी धर्म के आधार पर बटा हुआ दो देश है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यूगोस्लाविया एक देश है जो कि 1918 में गठित हुआ था। यूरोप में यूगोस्लाविया का गठन हुआ था, लेकिन आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसको 6 भागों में बांट लिया गया था। तो यहाँ पे यूगोस्लाविया, याद रखिएगा, वह देश है जिसमें सामाजिक विभेद के कारण उसका विखंडन हो गया। तो वह देश का नाम है यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, सारे सेट जो है एनसीईआरटी के हैं और मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, साथ साथ
आपको एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा, आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है। आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ के बताइए कौन सा कथन गलत है। लोकतंत्र में सामाजिक मतभेदों का राजनीतिक पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या ये गलत है? तो लोकतंत्र में सामाजिक मतभेदों का राजनीतिक पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। जब सामाजिक मतभेद होगा तो वही आगे चल करके राजनीतिक मतभेद में बदल जाता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव होगा। तो क्या ये कथन आपका गलत है? नहीं है, ये कथन आपका सही है। लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों के आधार पर देश को विभाजित करने में मदद करता है? लोकतंत्र मदद नहीं करता है, लोकतंत्र बचाव करता है। लोकतंत्र क्या करता है? सामाजिक मतभेदों के आधार पर देश को बंटने से रोकता है। तो ये गलत कथन है। लोकतंत्र को सामाजिक मतभेदों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बिल्कुल, जो सामाजिक समस्याएं हैं, विभिन्नताएं हैं, जैसे आपके देश में कई भाषा के लोग बोलने वाले रहते हैं, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, लेकिन सब मिल करके लोकतंत्र को, यहाँ पे हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सब मिल के लोग रहते हैं। भारत राज्यों का संघ है, चूँकि संविधान में सभी भाषाओं को यहाँ पे दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे लोकतंत्र क्या होता है कि आपके समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक होता है, ठीक है। तो अब पूछ रहा था इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अब आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों के आधार पर देश को विभाजित करने में मदद नहीं करता है, बल्कि उसको रोकता है। सामाजिक जो विभेद है उसको होने से रोकता है, बचाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये छोटा सा टॉपिक है सामाजिक विभेद, उसी पे बहुत सारा, आप देखिए इसी पे जो है 2 मिनट का टॉपिक है और उस पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जाएगा। तो सामाजिक विभेद ही आगे चल करके समाज का विभाजन कर सकता है, देश का विभाजन कर सकता है और राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो उसी को लोकतंत्र बचाता है, बस थीम यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अच्छे से बताइए। बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक मतभेद केवल बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक मतभेद जब जन्म लेता है कोई बच्चा, वो हर एक समाज में वो उत्पन्न होता है, चाहे वो छोटा देश हो, बड़ा देश हो, चाहे बांग्लादेश ही क्यों ना हो, पाकिस्तान ही छोटा देश, या नेपाल ही क्यों ना हो, या बड़ा भारत ही क्यों ना हो, या इससे भी जो बड़े देश हैं वही क्यों ना हो। सामाजिक मतभेद जो है केवल बड़े लोकतांत्रिक देश में नहीं, छोटे लोकतांत्रिक देश में भी हो सकते। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सामाजिक मतभेद केवल बड़े लोकतांत्रिक देशों में उत्पन्न होते हैं, तो बिल्कुल गलत। ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सामाजिक मतभेदों का राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सामाजिक मतभेद ही आगे चल करके राजनीतिक मतभेद में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। प्रभाव तो पड़ता है। अब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की कई पहचान होती है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। जैसे हम क्या हैं, हम बोलेंगे हम एक टीचर हैं, तो एक अलग समुदाय हो गया शिक्षक समुदाय, या हम बोल सकते हैं हम मेल हैं, हम पुरुष हैं, तो महिलाओं से भिन्न हो गए। तो सब तरीका से, अगर आप जातिगत हैं, धार्मिक, जैसे हम बोले हिंदू हैं, तो एक और विभेदन हो गया यहाँ पे। तो कहने का अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। वह जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पर, लैंगिक आधार पे, ठीक है, तो कई पहचान हो सकती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, ठीक है। कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे तो अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट
इसको पढ़िए, अच्छे से समझ जाइए हमारी भावनाओं को। बाकी अगर मैं इंग्लिश भी पढ़ाने लगूंगा, बताने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग बिहार में हिंदी मीडियम है, बस हमने आपको ट्रांसलेट करवा के दे दिया है। कई लोग बोलते रहते हैं कि सर हिंदी में सब चीज़ समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए इंग्लिश है, हिंदी वाला देखिए और साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है? अब बताइए भारत के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला ऑप्शन पढ़िए, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। क्या आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई आपके देश में? ये तो गलत हो जाएगा। आपके यहाँ क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है तो अभाव है? नहीं है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है आपके देश में? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत कथन हो गया। ये कथन आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ धर्म का प्रभुत्व है। क्या आपके देश में धर्म का प्रभुत्व है? क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को बराबर रूप से यहाँ पे माना जाता है, तो इसीलिए धर्म का भी प्रभुत्व नहीं है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही बात है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये आपका सही कथन है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आप लोग बना लेते हैं या बना सकते हैं, इसीलिए हमने आपको पहले से ही पीडीएफ दे दिया था कि आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं एक पीडीएफ दूंगा जिसमें आंसर सहित रहेगा, ठीक है। अभी मैं जब पढ़ा लूँगा तब मैं फिर दे दूंगा, उसमें आंसर भी आपका रहेगा, जिससे कि आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैं आंसर नहीं देता हूँ कि आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, आंसर दे दूंगा, आप रट लीजिएगा। एग्जाम में थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनेगा नहीं उस समय। तो इसीलिए कई लोग जो है बोलते हैं कि सर साथ साथ आंसर दे दीजिए, तो आंसर साथ दे दूंगा तो आप दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आपको आंसर भेज दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दिमाग पे जोर डालिए, बिना दिमाग पे जोर डाले आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और रटने का चीज़ ये सब नहीं है, इतना जान लीजिए। रटिएगा, एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, रंग भेद की नीति के खिलाफ किसने आवाज उठाया? सबसे पहला है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए तो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो थे, खास करके अमेरिका में गोरे और काले के बीच में जो रंगभेद था उसको कम करने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। जो वहाँ पे गोरे और काले के बीच में, देखिए सब देश में कहीं ना कहीं गोरे काले, जातिगत, दलित या अगरी पिछड़ी, ये सब सभी जगह कहीं ना कहीं सामाजिक विभेद होता ही है, और रंग विभेद तो सभी जगह है, भारत में नहीं है। गोरे लोग को ज़्यादा महत्व होता है, काले लोग को थोड़ा सा कम वैल्यू। नहीं, लड़का वाला लड़की को देखने जाता है तो गोरी लड़की खोजता है, काली लड़की से कोई जल्दी शादी नहीं करना चाहता है, तो यहाँ भी विभेद है। तो ये विभेद अमेरिका में भी है, सभी देशों में, कमोबेश सभी देशों में आपको रंग विभेद देखने को मिलता है। और इस नीति के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग। किंग जरूर है, एक मार्टिन लूथर अलग हैं जो धर्म सुधार आंदोलन किए थे जर्मनी वाले, वो अलग है, और ये मार्टिन लूथर किंग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग ये सब पढ़े हुए ही हैं, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी। बस मैं आपको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कमी नहीं आएगी, एग्जाम में दिक्कत। बाकी थ्योरी में तो आप लोग पढ़े हुए होंगे ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए लैंगिक भेदभाव, जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक भेदभाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समाज में लैंगिक भेदभाव का क्या अर्थ है? तो लैंगिक भेदभाव यहाँ पे कौन से ऑप्शन से आपको लैंगिक भेदभाव दिखेगा वो आपको खोजना चाहिए। जरा आप लोग बताइए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लैंगिक विभेद बता रहा है? पहला है महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करना, ये तो है। अगर आप महिलाओं को वोट देने नहीं दीजिएगा यानी आप लैंगिक विभेद कर रहे हैं। दूसरा है
जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। तो देखिए ये तो लैंगिक अनुपात हो गया, महिला और पुरुषों का अनुपात, प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या हो गया, लैंगिक अनुपात हो गया। उससे आपका जो है यहाँ लैंगिक भेदभाव शो नहीं होता है। समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई भूमिका, ये भी नहीं है कि समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं की क्या भूमिका है, कौन सा काम महिला कर रही है, घरेलू काम, कौन सा बाहरी काम पुरुष कर, इससे लैंगिक विभेद यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर मेन रूप से लैंगिक विभेद वाला जो कथन है, इसमें से ऑप्शन महिलाओं को जब आप वोट देने से रोकते हैं यानी आप लैंगिक विभेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए टोटल 50 क्वेश्चन करना है, इसीलिए थोड़ा तेजी से मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, आप लोग बस समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है, रिजर्वेशन, महिलाओं को आरक्षण कहाँ पे दिया गया है, तो भारत में किस संस्था ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका राज्यसभा। क्या राज्यसभा महिलाओं को आरक्षण दिया गया, देखिए प्रस्तावित है, दिया जाएगा लेकिन अभी तक दिया नहीं गया। लोकसभा, यहाँ भी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। आपको पता होगा बिहार जैसे राज्यों में 50% तक रिजर्वेशन दिया गया है। वार्ड कमिश्नर वगैरह, वार्डर वगैरह बनने में महिलाओं को 50% तक आपको जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसका जो है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को किस संस्था में अभी वर्तमान में आरक्षण दिया जा रहा है, तो राज्यसभा और लोकसभा में नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहां भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, अभी केवल पंचायती राज संस्थाओं में ही दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। देखिए सांप्रदायिक के पंचांग आप लोग पढ़ते होंगे, 1900 कब आया था, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो 1909, तो वहाँ पर जो है सांप्रदायिकता की शुरुआत हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हो गई थी, यानी जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे धर्म की निंदा करता है, तो वो भावना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, किसी धर्म को मानना, हिंदू मानिए मुस्लिम मानिए, उससे कोई मतलब नहीं। जब हम कहें कि हिंदू धर्म बेस्ट है और दूसरा धर्म अच्छा नहीं है, अपने आप को जब हम वर्चस्व या अपना जो है सबसे अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो ये मानना आपकी सांप्रदायिकता के अंतर्गत आती है, इसी से दंगे भड़कते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, अपने धर्म को अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानना, ये क्या कहलाएगा आपको, अपने धर्मों को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानना, ये क्या कहलाएगा आपका, सांप्रदायिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, सांप्रदायिकता के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, और सांप्रदायिकता के कारण ही आपका देश 2 भागों में बटा, आपको पता ही है, भारत पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कई बार गलत कथन बोलता है और आप लोग सही मार के निकल जाते हैं तेजी से, तो ये बात ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो पहला, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, तो ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है, क्योंकि भारत में क्या है, धर्म के आधार पर कोई विभेद है नहीं है, सभी धर्मों को बराबर है, तो ये तो सही है आपका, ये कथन आपका क्या है, सही है। राज्य का अपना धर्म है, क्या भारत में राज्य का अपना धर्म है कोई, हिंदू मुस्लिम या सिख, तो नहीं है, ये तो आपका गलत हो गया। सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने और उसके अनुसार व्यवहार करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या हो गया, चूंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, इसीलिए राज्य का अपना धर्म है, ये गलत बात। कोई अपने देश में, भारत में राज्य का अपना धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, चूंकि भारत का सभी धर्म है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है,
देखिए एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। जब इसका विश्लेषण होता है तो भारत सभी धर्मों को मानता है सकारात्मक रूप से, लेकिन अमेरिका क्या है कि किसी धर्म को नहीं मानता। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है शब्द में। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज का अपना धर्म है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये सब जब हम आपको विशेषता बता रहे थे धर्मनिरपेक्षता, तभी हमने आपको बता दिया था। पॉलिटी के कंटेंट के सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जो अभी सीरीज चल रहा है, अभी लगातार चलेगा आपका, कम से कम 5-5 मुझे लगता है कि आपका ये जैसे पॉलिटी का ये आपका पार्ट 1 हो गया, 5-5 पार्ट हर एक सब्जेक्ट का मैं लाऊंगा। 5 पार्ट आपके पॉलिटी के, 5 पार्ट आपके हिस्ट्री के, 5 पार्ट। उसमें कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम का जो भी इधर उधर से जो क्वेश्चन घुस रहा है एग्ज़ाम में, वो आपका कवर हो जाए। कॉन्सेप्ट पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एग्जैक्ट सही है। चलिए अब बताइए, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है, और सबसे पहले किस देश में महिलाओं को अधिकार मिला था वोट देने का, ये भी बताइए। सबसे पहले महिलाओं को किस देश में वोट देने का अधिकार मिला था, और सबसे बाद में किस देश में मिला है महिलाओं को अधिकार, बताइए। इससे पहले का डी क्यों होगा भाई, इससे पहले का डी क्यों होगा? सभी लोगों को ये पूछ रहा है गलत कौन सा है, फिर वही बात, गलत तो एक ही था ना, तो सही वाला थोड़ा ही पूछ रहा है, तो डी कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन अच्छे से देखा कीजिए। और यही गलती आप वहां भी करते हैं, पूछता है कुछ गलत और सही में टिक लगा के आके खुश हो जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ध्यान दिया कीजिएगा, बीपीएससी है, क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा आपका दिमाग का देखता है कि कितना आप स्थिरता है, ठीक है, हलचल में तो नहीं आप हैं। चलिए, तो देखिए सबसे बाद में जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार स्विट्जरलैंड में ही, और सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था। तो ये याद रखिएगा आपको, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, यानी 1971 में, बहुत बाद में, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, बताइए सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, ठीक है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? बिल्कुल सही है, बेल्जियम में। बेल्जियम में जो है ये आपको, एक सेकंड, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेल्जियम में बहुत सारे भाषा के लोग रहते हैं, जैसे कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई डच बोलता है, और ये देश जो है सभी भाषाओं के लोग यहाँ पे रहते हैं, और सबको मिल करके मिला करके ये देश बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोत्तम, तो जितने भी भाषा के लोग वहाँ रहते हैं, जैसे डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, तो सबको सत्ता में भागीदारी दे दिया गया है, सबको सीट दे दिया गया कि डच बोलने वाले का प्रतिनिधित्व कितना सीट होगा। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ दलित के लिए रिजर्वेशन हो जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पे भाषा के आधार पर रिजर्वेशन कर दिया गया है, सब भाषा को बराबर दे दिया गया है कि उसके प्रतिनिधित्व करता होंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछते रहता है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, तो याद रखिएगा बेल्जियम में, भाषा के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक क्वेश्चन फिर आ गया, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? ठीक है, फ्रेंच अब वहाँ पे अभी वर्तमान में लगा दिया गया है। तो बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में वहाँ के विद्यालय में वहाँ के मेयर जो थे, उस जैसे होता है मेयर होता है, तो मेयर ने लगा दिया था। तो वो शहर था मर्चटेम। वो शहर क्या था? मर्चटेम। तो वहाँ पे जो है यह काम वहाँ के मेयर के द्वारा कर दिया गया था कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पे रोक लगा दी गई है। तो याद रखिएगा, मर्चेटम में ऐसा किया गया था। चूँकि जो गैर फ्रेंच बोलने वाले हैं उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसा किया गया कि वहाँ पे जो भी गैर फ्रेंच वाले हैं वो एकजुट हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। ठीक है, तो मर्चेटम इसका आंसर हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर बेल्जियम में भी बहुत ज़्यादा जो है सामाजिक विभेद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि। सही लाभ, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो यही होगा, सत्ता में भागीदारी अगर आप देते हैं, सभी जो अलग अलग विभेदकारी हैं, अलग अलग, जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम है या जातिगत है, जैसे ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी है, अगर सबको रिजर्वेशन दिया गया सत्ता में, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा? टकराव की स्थिति कम पैदा होगी, टकराव कम होगा। तो इसलिए इसका आंसर तो साफ है, क्वेश्चन से दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा? जब सत्ता में भागीदारी होगी सभी लोगों का, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो समुदाय हैं उनके बीच टकराव की स्थिति कम होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? अब बताइए, बेल्जियम भाषा के ही आधार पे आपको बताए, बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। यही मेन बेल्जियम में जो सत्ता की भागीदारी है, तो वहाँ का जो संघ है उसने क्या किया कि जो ऐसी व्यवस्था बनाई, सबको, सभी भाषा बोलने वाले को अपना एक सीट रिजर्व कर दिया, जिससे क्या हुआ कि भाषा के आधार पे जो फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले हैं, जर्मन बोलने वाले लोग थे, जो अपना अपना एक पार्ट या कह सकते हैं देश को विखंडित कर सकते थे, उसको सबको भागीदारी बना दिया गया, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को बराबर। तो उससे क्या हुआ कि वह देश टूटने से बच गया। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना मेन उद्देश्य था बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी का। ये क्वेश्चन बेल्जियम वाला एकदम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो जाए या पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, श्रीलंका वाला, ये सब सारे क्वेश्चन एकदम 9th-10th के बेसिक क्वेश्चन हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत। मैं भी आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सेशन के तहत। बाकी अभी हम लोग का एक लंबा सेशन चलेगा, मैराथन दौड़ कहिए चाहे ऑब्जेक्टिव सेशन का। अब लगातार मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेशन कराऊंगा, चूँकि हमने थ्योरी आपको पढ़ाया और आप लोग भी बार बार पढ़ चुके हैं और मैं भी पढ़ा के अब बोर हो चुका हूँ थ्योरी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर थ्योरी को बार बार पढ़ा रहे हैं, उससे जो है बार बार पढ़ाने का भी इच्छा ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगा कि अब आपको ऑब्जेक्टिव सेशन पे ही विशेष जोर दिया जाए। थ्योरी आपको हमने अच्छे से कवर कराया हुआ है। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है? अब देखिए, श्रीलंका का जो मामला है वो वर्षों से जो है वहाँ पे दो भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है। एक तमिल बोलते हैं और एक वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सिंहल जिनको कहा जाता है।
सिंहल भाषा समुदाय के लोग हैं और एक है तमिल भाषा, जो कि आपको पता होगा जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में विद्यालय के समय ही, ठीक है, आपका जो चोल वंश के जो शासक थे वो वहाँ जा कर के अपना सत्ता स्थापित कर लिए थे श्रीलंका में, और बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके अपने देश भी ले आया था। तो तभी से प्राचीन समय से रामायण काल से ही आप जान रहे श्रीलंका और भारत के बीच में संबंध कैसा है। तो ये तो प्राचीन ग्रंथ से ही आपका पता चलता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में संबंध रहे, और यहाँ के लोग भी वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ के जब लोग वहाँ जाकर के सत्ता स्थापित करें, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ लोग वहाँ पे रह ही जाएंगे। तो वहाँ पर एक भाषा जो तमिल भाषा बोलने वालों का समूह है, दूसरा वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज सिंहल बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल वाले लोग हैं उनको वहाँ की सरकार ज़्यादा जो है समर्थन करती है, ठीक है। सिंहली भाषा उसको बोलते हैं जो वहाँ के लोग, सिंहली, ठीक है। चलिए, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है? पहला, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की उपेक्षा, हितों होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हितों की उपेक्षा नहीं, वहाँ पे उनके हित की उपेक्षा नहीं की गई है। सिंहल लोगों को सपोर्ट किया जाता है श्रीलंका में, तो ये तो गलत है। संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों को ध्यान, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, हाँ ये काम किया गया, ये काम आपको श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा काम किया गया? तो वहाँ जो सिंहली भाषा बोलते हैं उसको वहाँ की सरकार क्या करती है? समर्थन करती है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, तमिलों को वहाँ से खदेड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है, ठीक है। कहाँ पर, कौन सा देश है जहाँ पे संघात्मक व्यवस्था नहीं है? चलिए ऑप्शन बताइए, कौन सा देश है जहाँ संघात्मक व्यवस्था नहीं है? ये आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रांस। फ्रांस में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में भी है, बेल्जियम में तो अभी बताए ही संघात्मक व्यवस्था ही है। फ्रांस में आपका संघात्मक व्यवस्था नहीं है, याद रखिएगा, फ्रांस में संघात्मक व्यवस्था नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में आपका संघात्मक व्यवस्था नहीं है। चलिए, अब देखिए, अभी आपको पिछले कुछ दिन पहले ही ये केंद्र राज्य संबंध आपको हमने पढ़ाया था, अच्छे से समझाया हुआ है। अब आप लोग को इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध कितनी सूचियां हैं? कितने प्रकार की सूची है हमने बताया? केंद्र सूची, राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। कितना सूची हुआ? 3 ही हुआ ना। जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। उतना अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ठीक है। उसको हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। चूँकि हम लोग बरसों से कमीशन के स्टूडेंट रहे और फिर हमने कई बार उस क्वेश्चन को देखा है, समझा है, इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आपका एक लेवल मेंटेन हो और आप उस स्तर तक जाएं, ठीक है। बाकी सीटेट टीटी वाले जो गुरुजी हैं उनका लेवल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने जो आपको दिया है वो आपका एक स्टैंडर्ड है, उससे अब आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लिए अच्छे से तो आपको केंद्र राज्य संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कई लोग को कितना भी पढ़ा लो बात बराबर ही हो जाता है, क्योंकि उनको तो है रटना, उनको समझना तो कुछ रहता है नहीं, ठीक है। तो कई लोग के लिए जो है क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिया एग्जाम में तो कहेंगे बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सारा लड़ गया।
थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ दिया तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं लगा। वही आप ही लोग में से कुछ स्टूडेंट फ़ोन करके कहते सर मेरा 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन लगा। बहुत लोग फ़ोन कर कहते सर क्वेश्चन ही नहीं लगा। ठीक है, जबकि मुझे पता होता, मैं जब खोजता हूँ तो सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मिल जाते हैं हमारे नोट्स में। तो बाद में पता चलता है क्वेश्चन तो सब यही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन यहीं से थे, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं थे। तो उनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। अगर वो रटे रटाए लोग हैं जो रटने का प्रयास कर रहे हैं, रट के जा रहे हैं, समझ के नहीं जा रहे हैं, तो उनको लगता है क्वेश्चन नहीं है। और जो समझ के जा रहे हैं उनको लग रहा है कि वही क्वेश्चन है, वही थीम है, कहानी वही है। ठीक है, अंतर बस यही होता है। चलिए, तो यहाँ पे केंद्र सूची, राज सूची, समवर्ती सूची अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो जाके देख लीजिएगा अच्छे से। निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन आपके केंद्र राज संबंध से एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति, सॉरी, चलिए ये बताइए तो आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ये पढ़ाया हुआ है शुरुआत में ही, संविधान जब पढ़ा रहे थे शुरुआत में ही हमने बताया था। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लगभग 600 के आसपास माना जाता है। तो 600 के आसपास क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 565। तो 565 देसी राज्यों की संख्या उस समय थी। देसी राज्यों, देसी रियासत भी कहते हैं इसको। इसकी संख्या कितनी थी? तो 565। ठीक है, देसी राज्यों की संख्या थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 565। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मैं तो 50 क्वेश्चन लेके आया था, लगता है 30 क्वेश्चन जाते जाते आपका टाइम ओवर हो जाएगा। चूँकि वो यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और ऑन स्क्रीन पढ़ाते तो थोड़ा तेज़ी से आपको बताते चल जाते हैं, हाथ थोड़ा तेज़ी चलता है। ठीक है, अच्छा कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का, लेकिन जितना ही पढ़िए समझ के पढ़िएगा, ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी आपको चैप्टर ही पूरा अच्छे से हमने पढ़ाया है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, और एक राज्य पुनर्गठन आयोग की कमेटी बनी थी, फजल अली आयोग आपको हमने बताया था, याद कीजिए शुरुआत में ही पॉलिटी का। तो कब उसकी स्थापना की गई थी? तो 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सबसे पहले भाषा के आधार पर ही राज्य के पुनर्गठन की बात हुई थी, और इसके लिए फजल अली आयोग के बारे में हमने बताया था। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ये सब पढ़ाया हुआ क्लासरूम का ही है, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी यही सब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए झारखंड, ये तो कई बार मतलब सैकड़ों बार हमने बताया हुआ है कि झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे ही हुआ था। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, और जनजातीय दिवस के रूप में भी अब मनाया जाता है 15 नवंबर को। और इसी दिन झारखंड राज्य की स्थापना भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, थोड़ा तेजी से। संघीय सरकार की सही विशेषता कौन सी है? संघीय सरकार की सही विशेषता क्या है? ऑप्शन पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है? पढ़िए, ऑप्शन बताइए, क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा? बताइए।
क्या होगा आंसर बताइए। संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है? राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा सत्ता दिया जाना। बिल्कुल नहीं। निर्वाचित अधिकारी के ही हाथों में सर्वोच्च सत्ता, ये भी नहीं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन, जो संवैधानिक है, आपको बताए थे ना, प्रशासनिक स्तर पे, वित्तीय स्तर पे, विधायी स्तर पे जो बंटवारा किया गया विभाजन, बताए थे आपको केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो विभिन्न स्तरों पे सरकारों के बीच में क्या है? संविधानिक, जो संविधान के, जैसे वित्तीय कुछ, जैसे अनुच्छेद 280 के तहत हमने बताया था। ठीक है, फिर आपका जो है सिविल सेवक जो भी है उनका यूपीएससी के माध्यम से कार्यपालिका का विभाजन है। उसी प्रकार से विधायी राज्य स्तर के भी विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र स्तर को भी है। वो तीनों स्तर पे हमने बताया था, यानी विभिन्न स्तरों पे सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन करके ही क्या किया जाता है? संघीय सरकार की विशेषता प्रकट की जाती है। यह संघीय सरकार की विशेषता है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, संघ यूनियन है। तो राज्य को भी पावर देता है ना केंद्र, कि आप जो है कानून बना सकते हैं, आप कार्यपालिका को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप जो है वित्तीय लाभ भी ले सकते हैं केंद्र से। तो वही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें गलत बयान कौन सा है? गलत बताना है आपको। गलत बताइए क्या होगा इसका, पढ़िए और बताइए गलत क्या है। जो इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ के बता सकते हैं। अब मैं आपको बायलिंगुअल में ही आपको सारा क्वेश्चन दे दिया करूँगा। बनाइए बनाइए, 23 नंबर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, मैं बता दूंगा वो तो अलग है, लेकिन आप बनाइए पहले। 23 का सी सी सी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनमें गलत बयान कौन सा है? गलत आपको है खोजना, ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी क्वेश्चन है तो उसको घेरा लगा दीजिएगा, नहीं तो आप सही वाला ही मार के आ जाइएगा। ठीक है, ऐसा होता है जल्दीबाजी में। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। विधायी स्तर पे, कार्यपालिका के स्तर पे, वित्तीय स्तर पे किया जाता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। स्थानीय सरकार भारत की संघीय शासन व्यवस्था में बाधक है? नहीं, बाधक रहता, ठीक है, तो स्थानीय सरकार की बात ही नहीं होती, राज्यों को राज्य में सरकार बनता ही नहीं। ठीक है, ये तो इतना बड़ा देश है, विविधताओं वाला देश है। अगर यूनियन नहीं बनाया जाता राज्यों का तो फिर संचालन करना ही संभव नहीं था इतने बड़े देश में। तो राज्य की स्थापना जो स्थानीय सरकार है वो तो यहाँ पे सहायक है, इसीलिए ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी ऊपर वाला दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज मैं आपको जो है 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, तब फिर 50-50 का करेंगे, नहीं तो ये आपका 1.5 घंटे का हो जाएगा। थोड़ा मेरा स्पीड स्लो है। चलिए, भारत की भाषा नीति सही लाभ क्या है? जो भारत की भाषा नीति है, यहाँ पे सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है। लगभग 1600-1700 भाषाएं हैं भारत में बोली जाती है। 22 भाषाओं को राष्ट्रीयकृत भाषा के रूप में भी संज्ञा दी गई है, उसको स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 343 आप लोग पढ़े होंगे। राष्ट्रीय एकता मजबूत, ये तो है ही, सभी भाषाओं को यहाँ पे भाषा नीति के तहत क्या होगा? राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। आप देखते होंगे कहीं लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, कहीं तमिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है?
तो ये तो आपका सही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिला है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे राज्य शुरुआत में तो भाषा के आधार पर ही बटे और बने, तो इससे आपको राष्ट्रीय हित की उपेक्षा नहीं हुई है। अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की ओर, ऐसा भी नहीं है कि लोग अपनी भाषाओं को संवैधानिक भाषा मान्यता की होड़ में लगे हुए हैं। तो इसका मेन जो लाभ जो है वो सही लाभ है, राष्ट्रीय एकता की मजबूती मिली है, राष्ट्रीय एकता को यहाँ पे मजबूती मिली है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग सही बनाए थे। नहीं, डी नहीं होगा, एक से अधिक नहीं होगा, ये दोनों आपका गलत है। ऐसा नहीं है, भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की होड़ नहीं लगी हुई है, और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की उपेक्षा भी नहीं हुई, ये तो दोनों गलत कथन है। तो एक से अधिक आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। केवल एक ही सही है, या सही लाभ यही है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बनाइए, भारतीय संविधान में किया गया, ये क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिए TRE 3.2 में सेम क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ग्राम पंचायत तो उसके अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि 73वां पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जो लोग HM से जुड़ना चाहते हैं, HM वाले सीरीज से, तो वो भी जुड़ सकते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड भी उन लोग को 50-50 का सेट करके करवाया जाएगा, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। थ्योरी ऑलरेडी आपके कॉन्टेंट में पड़ा हुआ, ऑब्जेक्टिव सेशन लिया जा रहा है। बाकी अभी एग्ज़ाम आपका उम्मीद कीजिए कि अगस्त में ही होगा, ठीक है। उससे पहले संभावना बहुत ही कम है, जून तक तो कोई संभावना नहीं है। जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके जुलाई या अगस्त में ही होंगे। 99% चांस है आपका एग्ज़ाम अगस्त में ही होगा, ठीक है। 1% संभावना है कि जुलाई में भी आपके TRE 3 को रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, जो आपका कैंसिल हुआ, वो तो देखते हैं समय के बाद। और प्रशासनिक सेवा के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सितंबर में फिक्स रहता है, तो उसका तो फिक्स ही है, सितंबर में ही होगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। प्री मेंस इंटरव्यू 3 उसका स्टेज है, अगर अच्छे से आप समझिएगा तभी आप उसको क्लियर कर पाइएगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार पूछेगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, कितने स्तरीय, बताइए आप लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ पे आबादी बहुत कम है ना, तो केवल पूर्वी जो राज्य है वहीं पे द्विस्तरीय है। जहाँ पे आबादी बहुत कम है, 2 लाख से कम आबादी है जिस राज्य की, ठीक है, या 20 लाख से कम है पूरे राज्य स्तर पे, तो जहाँ पे कम आबादी होती है वहाँ पे द्विस्तरीय होता है। बाद बाकी पूरे देश में जहाँ भी सघन आबादी वाला राज्य है, सभी जगह त्रिस्तरीय व्यवस्था ही है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरे भाई, स्टेट में कोई फेल थोड़ा ही करता है, स्टेट अरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही बैठो, ऐसे ही पास कर जाओगे, ठीक है। देखिए, हम बता दे रहे हैं, पढ़ने TRE के एग्ज़ाम में पढ़िए, स्टेट आप ऐसे ही पास कीजिएगा, सोए रहिए, आ जाइएगा एग्ज़ाम देने, पास कर जाइएगा। सक्षमता हमने बोला था ना, 90% लोग ऐसे ही बिना पढ़े, कई लोग जुड़े थे, हम बेकार आप जुड़ गए, आप ऐसे ही पास कर जाइएगा, ठीक है। हम लोग को पहले से पता रहता है, हमने आपको ऑन क्लास कैमरा में भी बोला था, सक्षमता वाले के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से खाइए पीजिए और मौज कीजिए। सभी लोग पास कर गए, एक भी लोग फेल ही नहीं किए। फेल वो किया जिसको साफ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, जो पढ़ना लिखना भी जान नहीं रहा है, ठीक से रांगना भी नहीं जान रहा है, क्लिक भी नहीं हो रहा है, तीर इधर से उधर चला जा रहा है, तो वही लोग फेल किए। बाकी जिनको तीर जो है वो कलर में डालने आ रहा था, तो आराम से पास कर गए, ठीक है। तो बहुत सारा एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो वो केवल खाना पूर्ति है, आपको टेंशन नहीं लेना है, स्टेटर में सब पास कीजिएगा। और ख़ास करके अगर मेरा 20-25 वीडियो भी देख लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टूडेंट एक भी फेल किया होगा स्टेट प्रीवियस में भी, तो वो सब पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है,
बाकी परेशान हो रहे हैं तो आप होइए, उस पर मैं चर्चा भी नहीं करूँगा स्टेट को लेकर के, जब होना होगा होगा एग्ज़ाम। और ये आपको ये लग रहा होगा कि नए लोगों को मौका मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, मिलना भी चाहिए। केवल पुराने लोग ही जो छटे हुए हैं, बचे हुए हैं, केवल उन्हीं को क्यों, नए लोग को भी जो बैठ के बीएड कर लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरे समझ से सभी लोग को मिलना चाहिए, तभी तो कंपटीशन में जान आएगा ना। तो एस्टेट का एग्ज़ाम मुझे लगता है कि वही बीच में हो सकता है, जुलाई उलाई में करवा ले, ठीक है, उसके बाद अगस्त में आपका ये करवा ले TRE 4.0, ऐसी संभावना है, या अगस्त वाला सितंबर चला जाए, डेट बढ़ भी सकता है अगर बीच में एस्टेट को इंक्लूड किया जाए तो। देखिए, लेकिन ये फिक्स रखिएगा कि अगस्त में तो हमको लग रहा है कि BPSC मैक्सिमम एग्ज़ाम आपको अगस्त में ही करवा लेगी टीचर से संबंधित, और नहीं तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त के बीच में सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। सबसे पहले HM वाला एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो HM वाला जो एग्ज़ाम होगा मुझे लगता है वो आपका जुलाई में हो जाएगा, क्योंकि मई का जो डेट प्रस्तावित है उसमें संभव नहीं है, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, और 4 जून 5 जून तक तो पूरा सिस्टम ही व्यस्त है। उसके बाद जून मंथ हम छांटी के चलते हैं, या 31 जून या लास्ट वीक ऑफ जून किया जाए, हाँ जून के लास्ट में हो सकता है, संभावना बन सकती है HM का केवल। बाकी एस्टेट और जो TRE 3.0 का जो रिवाइज एग्ज़ाम होगा और TRE 4.0, इसका पूरा संभावना है आपका अगस्त में ही होने का, ठीक है, या जुलाई से स्टार्ट होगा, अगस्त के बीच में सारा हो जाएगा। तो आपके पास 2 महीना एकदम अच्छा मिला हुआ है, मई जून एकदम कंफर्म आपके पास है, और ये आपका अप्रैल का भी पूरा अभी बचा हुआ ही है, ज़्यादा नहीं बीता है, 20 दिन, ये तो 20 दिन, और उधर आपका 60 दिन, 80 दिन आपके पास है। अब जितना करना है कर लीजिए, एग्ज़ाम का टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। चलिए, 3 स्तरीय है, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है, बताइए आप लोग। ग्रामीण संस्था स्थानीय स्वशासन की, क्या ग्रामीण संस्था है? नगर परिषद नहीं है, नगर की संस्था होगी, ये तो गलत हो गया। नगर पंचायत होगा, ये तो नगर की संस्था है। जिला परिषद आपका ग्रामीण संस्था ही होता है। देखिए, गांव स्तर पे पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं वही ब्लॉक स्तर पे जब चुनते हैं तो प्रमुख कहलाते हैं। फिर जिला परिषद के सदस्य होते हैं, स्थानीय स्वशासन के ही होते हैं, जो सदस्य मिलकर चुनते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हो जाते हैं, बाकी जिला परिषद सदस्य होते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था ही है जिला परिषद, जो कि गाँव के विकास को देखती है जिला स्तर से, ठीक है। तो जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था ही है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पंचायत समिति का प्रधान, अभी तुरंत बताया हमने, आप लोग गांव के होंगे तो आपको तो पता ही होगा पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, बताइए। सरपंच होगा? नहीं होगा। पंचायत सेवक होगा? ये तो कर्मचारी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रमुख। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचायत समिति का जो प्रधान होगा, पंचायत सदस्य जो होते हैं पंचायत समिति के जो चुने जाते हैं गांव स्तर पे, वो सब जो जिसको चुनते हैं वो प्रमुख कहलाते, वो ब्लॉक में बैठते हैं, आप लोग को पता होगा। तो वो क्या कहलाएंगे? प्रमुख कहलाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ तो आपको पॉलिटी के बारे में पता ही रहता है, ये बहुत आसान सा चैप्टर होता है, टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2006 के बिहार और जो प्रशासनिक सेवा वाले हैं, जान लीजिए बीपीएससी पैटर्न चेंज हुआ है, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक 6 to 12 पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब यूपीएससी और बीपीएससी का प्री निकालना दोनों बराबर है, जान लीजिए। आप अगर यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे प्री निकालने का, तब जाके आपको बीपीएससी का प्री निकलेगा। प्री में ही कष्ट है,
तो प्री निकालने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी GS1 GS2 और का टेंशन नहीं लीजिए, 15 16 20 क्वेश्चन हम लोग गेस करते हैं, सारा क्वेश्चन वही सब आता है मेंस में। 2006 के, किधर गया क्वेश्चन, किधर भाग जा रहा है मेरा। तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ग्राम पंचायत बनेगा प्रत्येक 7000 की आबादी पे। देखिए पंचायत मतलब होता है 5 गांवों का समूह, तो कम से कम 7000 आबादी होनी चाहिए, तो उसको 5 गांवों का समूह बनाया जाता है, पंचायत ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। 7000, ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए ग्राम पंचायत बनाने के लिए? 7000, ठीक है। इनमें से पंचायत समिति का अंग कौन है? पंचायत सेवक नहीं। अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया इस टाइप का, प्रमुख यही हो गया ना, पंचायत समिति का अंग। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? कचहरी गांव का जो होता है सरपंच ही होंगे। सॉरी, कहाँ चला गया क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? ये आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि वो हित समूह के नाम से जाना जाता है। जब हम जो दबाव समूह या हित समूह, जैसे आपका RSS हो गया, जैसे आपका कोई किसान संगठन है या कोई जातिगत धार्मिक संगठन होता है ना, वो सब क्या होते हैं कि उनका उद्देश्य सत्ता हथियाना नहीं होता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या होता है? अपने समूह के हित की रक्षा करना। अपने समूह, जैसे चिपको आंदोलन किया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जैसे आपका बहुत सारा आंदोलन होते रहता है देश में, तो वो एक कह सकते हैं जो समूह आंदोलन करता है वो एक प्रकार का हित समूह है। वो अपने हित के लोग, अपने लोगों के हित के लिए वो जो है सत्ता में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर जो है उनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना नहीं होता है, सत्ता स्थापित करना नहीं होता है, बल्कि अपनी मांगों को पूरा करवाना होता है। तो वो संगठन हित समूह या दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उसको हित समूह या दबाव समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजनीतिक दल और हित समूह में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है। राजनीतिक दल सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पे काबिज होना चाहती है, सत्ता उसका मेन केंद्र में होता है, सत्ता को हथियाना, जबकि दबाव समूह अपने हित की रक्षा या अपने हित की पूर्ति के लिए होते। यही अंतर। अब देखिए, पढ़िए इसमें से। राजनीतिक दल का संबंध सिर्फ राजनीतिक पक्ष से होता है, जबकि हित समूह का संबंध सिर्फ सामाजिक पक्ष से होता है, ठीक है। दूसरा है, हित समूह का उद्देश्य सीमित लोगों के लिए काम करना है, परंतु राजनीतिक दल का सभी लोगों के लिए काम करना होता है। हित समूह का उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य करना नहीं होता, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता पे जो है प्राप्त करना होता है। ये देखिए, ये गलती से ऑप्शन नंबर सी डी लिखा गया है, तो ये सी का ही पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ही हो जाएगा, ठीक है। हित समूह का उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करना नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, ठीक है। जैसे बीजेपी का क्या उद्देश्य? किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव जीता जाए। कांग्रेस का क्या उद्देश्य? किसी प्रकार से जो है बीजेपी को हरा के जो है कांग्रेस की सत्ता लाना है। तो सबका उद्देश्य है यहाँ पे, राजनीतिक दल का अपना राजनीतिक उद्देश्य। लेकिन उसी में अगर मान के चलिए कोई और संगठन, अभी किसान नेता है या किसान संगठन है, उसका उद्देश्य क्या होगा? किसानों के हित की रक्षा करना, किसान की समस्याओं को लेकर सरकार के सामने रखना। तो ये होता है, दोनों में अंतर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए, राजनीतिक दल का संबंध किससे? सत्ता प्राप्त के लिए जनमत तैयार करना, जन सम्मान के लिए कल्याण से, सिर्फ सामाजिक समस्या के समाधान से, ठीक है। तो मेन राजनीतिक दल का संबंध किससे है? इसमें से
तो सत्ता प्राप्त करने के लिए जनमत तैयार करने से, ठीक है। तो इसका संबंध, राजनीतिक दल का संबंध इससे है, जनसामान्य के कल्याण से इसका कोई वास्ता नहीं होता, सिर्फ सामाजिक समस्या के साथ, ऐसा भी नहीं है कि केवल सामाजिक समस्या से उसका है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करने के लिए जनमत तैयार कर। राजनीतिक दल क्या है, अभी आपको दिन रात, अभी देखिए ना, आपको परेशान किए रहेगा, एक पार्टी जाएगा, एक दल जाएगा, दूसरा आएगा आपके दरवाजे पे। तो मेन उद्देश्य क्या है, जनमत तैयार करना, जनमत से फिर सरकार बनाना, यही उद्देश्य है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? लोकतंत्र की वापसी, ये क्वेश्चन पूछा भी था, इनमें से कौन से देश में आज तक लोकतंत्र की वापसी नहीं की गई, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो देखिए नेपाल की कहानी आप लोग को पता ही है कि पहले राजतंत्र था, फिर वहाँ पे लोकतंत्र आया, फिर वहाँ पे राजतंत्र आ गया, फिर 2006 में जो है वहाँ के जो भी माओवादी संगठन है और बहुत सारे 5-6 संगठन जो पार्टियाँ थी मिल कर के वहाँ पे चुनाव लड़ी और वहाँ पे जो है 2006 में जो है वहाँ पे सरकार बना, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनी। वहाँ के राजा को विश्वास था कि जनता हमारे साथ है, लेकिन जनता जो है लोकतंत्र के साथ थी। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो याद रखिएगा, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी, किधर गया क्वेश्चन, 2006 में हुई। कब हुई? तो 2006 में। अब इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। लोकतंत्र की वापसी 2006 ईस्वी में, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन हमने किया है, फिर कल आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसी तरीक़ा से आपका एनसीईआरटी के जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन एक्सप्लेन आपको कर दिया जाए तो बेहतर है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और साथ साथ जितने भी नोट्स पीडीएफ कंटेंट्स में पढ़े हैं उसको आप लोग पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से अगर आप ओवरऑल कर लेते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।